उड़ीसा में ज़रूर ये नारियल का पानी पीना बहुत अच्छा है, बॉडी में सलाइन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बी लता आप सबको बीबी मनोरंजन चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सबको नए साल का शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आज हम आपको ले चलेंगे उड़ीसा के बहुत ही सुंदर और शांत जगह इको रिट्रीट में, जहाँ की कोणार्क समुद्र तट पर हर साल दिसंबर से मार्च तक होती है। बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ हम आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ की खूबसूरत टेंट्स, हरी भरी वादियाँ, समुद्र की ठंडी हवा और ग्रीन सीनरीज व्यूज। बहुत ही सुंदर, आपके दिल जीत लेंगे। हम शुरू करेंगे आज का हमारा स्पेशल ब्लॉग। दोस्तों, आपको उड़ीसा के एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखे पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, कोणार्क इको रिट्रीट। ये ऐसी जगह है सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति, शांति और उड़ीसा के संस्कृति को करीब से महसूस करने के लिए मशहूर है। दोस्तों, कोणार्क का नाम आते ही सबसे पहले सूर्य मंदिर याद आता है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसी पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोणार्क इको रिट्रीट की शुरुआत की। कोणार्क इको रिट्रीट उड़ीसा टूरिज्म की एक विशेष पहल है, जहां लग्जरी को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। ये कोणार्क इको रिट्रीट रामचंडी बीच, बे ऑफ बंगाल के किनारे में स्थित है। यही इको रिट्रीट में आपको देखने को मिलेगा लग्जरी टेंट्स, समुद्र का सुंदर नज़ारा, शांत और पॉल्यूशन फ्री वातावरण और कुछ संस्कृतियाँ और बहुत सारे समुद्र के किनारे में एक्टिविटीज़। ये इको रिट्रीट में सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा की कला और परंपरा का एक मंच है। यहाँ होता है ओडिसी नृत्य और लोक कला, लोकल उड़िया खाना, योगा और मेडिटेशन, बीच एक्टिविटीज़ लाइक बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये इको रिट्रीट का मुख्य उद्देश्य है टूरिज्म को बढ़ावा देना, लोकल लोगों को रोजगार देना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना टूरिज्म को आगे बढ़ाना। दोस्तों, ये कोणार्क इको रिट्रीट एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और आधुनिक सुविधाएं तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, आप लोग अभी देख रहे हैं एटीवी राइड, जो कि ये बीच में चलती है। ऑल टेरेन व्हीकल बोलते हैं, एटीवी बाइक। इसको सैंड बाइक राइड कहते हैं, कोई बीच बगी कहते हैं, कोई बीच एडवेंचर राइड कहते हैं। ये गाड़ी में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी एंजॉय करते हैं। ये गाड़ी सैंड में बहुत अच्छी तरह चलती है। और आप देख रहे हैं अभी बीच के किनारे चल रहा है ये कैमल राइड, बिल्कुल डिजर्ट वाली फीलिंग दे रहा है। समंदर की हवा और कैमल की सवारी, ये नज़ारा बहुत ही स्पेशल है।
इसके साथ साथ हम दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में स्पीड बोट। ये समुंदर में जो स्पीड बोट होती हैं उसका अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं समुंदर के बीच स्पीड बोट पर बैठकर अमेजिंग राइड का मजा लूंगी। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी बहुत कुछ हम दिखाएंगे। दोस्तों चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्पीड बोट की तरफ। दोस्तों समुंदर के बीच ये सफर बिल्कुल किसी मूवी सीन जैसा लग रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, ऊपर खुला आसमान और इस स्पीड बोट की एक्साइटमेंट। वाह क्या नज़ारा है, दिल खुश हो जाता है और आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तेज हवा, पानी के छींटे और बोट की रफ्तार सब मिलकर एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब बोट की पानी पर तेज चलती है तब दिल भी उसी रफ्तार से धड़कने लगता है। सच में समुंदर के बीच में ये जो एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है। सच में ये पल बहुत ही यादगार है। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए ये राइड एक ड्रीम है। दोस्तों अगर आप कोणार्क इको रिट्रीट आते हो तो इस स्पीड बोट राइड को भूल में बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम का थ्रिल और खुशी दोनों देगा। बहुत आनंददायक, जबरदस्त एक्सपीरियंस। अरे भैया
आशो रख के आ गई अंदर वो ये अभी देख मैं मोड़ आशो वीडियो रुक जा एक लहर पूरी आ जाए तो फिर चलेंगे आ रहे हमारा ही है भाई। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बहुत जगह से, हम नागपुर से। नागपुर। कैसा लगा आपको बोटिंग करके? ठीक था, इससे ज़्यादा होता है थोड़ा टाइम बाकी जगह पे तो। अच्छा, उड़ीसा कैसा लगा आपको? हाँ, उड़ीसा अच्छा है। अच्छा, कोणार्क टेम्पल देखिए आप? देखे नहीं? जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ। हाँ देख लिया, अच्छा लगा। दोस्तों, जैसे ही हम इको रिट्रीट के अंदर एंट्री करते हैं, हमें ब्यूटीफुल वाइट टेंट्स, हरी भरी वादियाँ, समुंदर की ठंडी हवा और साथ में शांत वातावरण एक फ्रेश फीलिंग देती है। दोस्तों, ये टेंट्स नॉर्मल टेंट नहीं होते हैं, ये 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी के साथ बने होते हैं, जिसमें कंफर्टेबल बेड, अटैच्ड बाथरूम, एसी रहते हैं और जहां से हम समुंदर का व्यू देख सकते हैं और सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखने को पाएंगे ये जो कोणार्क इको रिट्रीट के बिल्कुल बगल में एक बढ़िया रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, सब कुछ मिलेगा। इसका भी आनंद ले सकते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है पूरा ओपन है, यहाँ बैठकर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं और साथ में भी समंदर की जो नज़ारा उसका भी आनंद ले सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इको रिट्रीट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका प्राइवेट बीच एरिया। यहाँ बैठकर सनराइज और सनसेट देखना एक अलग ही सुकून देता है। समंदर की लहरें, ठंडी हवा और खुला आसमान सब मिलकर एक जगह को पैराडाइज बना देता है। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे बनाना बोट राइड, पैरासेलिंग, बीच गेम्स और बोटिंग, स्पीड बोट। जो लोग थ्रिल पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। कौन कहले पछपटिया काटे आगो पटिया काटे दोस्तों, इको रिट्रीट का फूड सेक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ हमें उड़ीसा के ट्रेडिशनल डिशेस, सी फूड, इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड सब मिलता है। बीच के पास बैठकर टेस्टी खाना एक यादगार एक्सपीरियंस होता है। और शाम के टाइम यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ओडिसी डांस, फोक डांस और लाइव म्यूजिक और डीजे लाइट्स, नाइट म्यूजिक और समंदर के साउंड के साथ ये इवनिंग और भी मैजिकल हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं एक छोटे बच्चे भी कैसे एंजॉय कर रहा है। इको रिट्रीट का मेन पर्पस है इको फ्रेंडली टूरिज्म। यहाँ नेचर को बिना नुकसान पहुँचाए टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, जो ओडिशा टूरिज्म के एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। दोस्तों, कोणार्क इको रिट्रीट के बाद आज हम ओडिशा के वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल में आए हैं।
जहां शाम होते ही शुरू होता है लाइट एंड साउंड शो। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को जिंदा कर देने वाला अनुभव है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये कोणार्क सन टेम्पल है। कुछ देर बाद इधर लाइट एंड साउंड शो होगा, आप देखने को पाएंगे। लाइट एंड साउंड शो एक के लिए टिकट लगती है 50 रुपया, पर पर्सन 50 रुपीज। जैसे ही अंधेरा होता है पूरा मंदिर रोशनी से चमक उठता है। पूरा मंदिर के ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स पड़ती है जो कभी सूर्यदेव को दिखाती है, कभी मंदिर के कलाकार और कभी उसके विशाल चक्रों पर, जो कोणार्क चक्र कहलाता है। बैकग्राउंड में जो आवाज चलती है वो हमें कोणार्क मंदिर की कहानी बताती है। कैसे राजा नरसिंहदेव ने ये मंदिर बनवाया, कैसे सूर्यदेव की पूजा होती थी और कैसे ये मंदिर का कला और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण बना। ये लाइट एंड साउंड शो के दौरान ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर के बने ये कलाकार जिंदा हो गए हैं। मंदिर की दीवारों पर बने घोड़े, चक्र और मूर्तियों पर जब रोशनी पड़ती है तो हर एक चीज अपनी कहानी खुद सुना रही होती है। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और रोशनी मिलकर इस शो को एक स्पिरिचुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस बना देते हैं। ये शो सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का पल होता है। अगर आप कभी कोणार्क सन टेम्पल आए तो लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहीं पर आपको सन टेम्पल की असली कहानी और उसका गौरव समझ आ जाएगा। कोणार्क सन टेम्पल का ये लाइट एंड साउंड शो हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और भक्ति से जोड़ देता है। एक ऐसा अनुभव जो जिंदगी भर याद रहता है। अब हम बात करते हैं लाइट एंड साउंड शो की कहानी और उसके टिकट के प्राइस, जो 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। इंडियन अडल्ट के लिए पर पर्सन 50 रुपीज और फॉरेन अडल्ट पर पर्सन 200 से 300 रुपीज। बच्चों के लिए 200 और बड़ों के लिए 300 रुपये। जब शाम ढले और आसमान हल्की ऑरेंज पर्पल में रंग जाता है, तभी सूर्य मंदिर के सामने एक मैजिकल मोमेंट शुरू होता है। लाइट एंड साउंड शो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां मंदिर के प्राचीन गुंबद और मूर्तियों पर रंग बिरंगी लाइट्स पड़ती है और एक नैरेटर की आवाज मंदिर का इतिहास, उसकी बनावट और उसके संदेश बताती है।
इसकी शाखाओं के नाम है चंद्रभागा और रांची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है पूना। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगत चर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु है। यही जगत रचयिता है। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय है तो प्रतीक है गति के। इसके रथ में जुड़े हैं 7 घोड़े सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 घड़े 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का। इसलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंत देव तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंत भीम तृतीय में संतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और सिंहदेव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंहदेव जिनका शासनकाल सबसे पहले आपको सुनाया जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस लिए बनाया गया था। सूर्यदेव को समर्पित, जिसे दिन भर अपनी गादी में सूरज को आसमान में घुमाकर ले जाता है। लाइट शो शुरू होता है सूर्यदेव के विक्रम और महिमा से, और हर लाइट पैटर्न ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे एक सैक्रेड स्टोरी बुक जिंदा हो जा रही हो। मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश में राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंहदेव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महाराज, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यमुना ने पुनः डेरा जमा किया। उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी का रक्षक नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं चलता। उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यमुनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए इस बार हम आक्रमण करेंगे। उत्कल के विजय की प्रार्थना करते हैं। उत्कल के विजय की प्रार्थना।
जो सेवक है जगन्नाथ के, उसे कभी पराजय नहीं हो सकती। जानिए महाराज, विजय तो आपकी राह फिर नैरेटर बताता है कि कैसे राजा नरसिंहदेव 13th सेंचुरी ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया और कैसे ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। हर एक पत्थर पर बनी घोड़े, चक्र और स्टोन कार्विंग्स जब रोशनी में चमकते हैं तो वो अपनी कहानी खुद बोलने लगती है, जैसे कि एक साइलेंट मूवी रोशनी और आवाज के साथ जिंदा हो गई हो। यूं है महाराज। मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, लेकिन हमारा शान है युद्ध लड़ना और राष्ट्र को संरक्षण रखना मात्र यही रास्ता है। युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संस्कृति की रक्षा में तो राजधर्म है, उसके बिना ये राज्य, उसकी भूखी और उसकी सीमा का अर्थ ही क्या रह जाता है। महाराज, केसरी वंश के राजा पुरंदर ने एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया था। आपके पूर्वज भी वही पूजा अर्चना करते आए हैं। कोणार्क के उसी सूर्य मंदिर में आपकी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की और आपका जन्म हुआ। आज वो मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। आपकी माता ने वहां भव्य मंदिर बनवाने की कामना की थी। आप उनकी मनौती पूरी करें। शायद कला संस्कृति के विषय में आपकी सोच का आरंभ यहीं से हो। इससे क्या हो सकता है देवी? शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करना। उड़ीसा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए। उड़ीसा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवई सामंतरा महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ वहां मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंहदेव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। वहां का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव और इसी शो में रोशनी एकदम ब्राइट व्हाइट में मंदिर को जैसे ही इल्यूमिनेट करती है, एक ऐसी रोशनी जो देखने वालों को हिस्टोरिकल प्राइड और स्पिरिचुअल कनेक्शन दोनों एक साथ फील कराती है। हर शिला अपनी ही कहानी नजर आती है। सच है या झूठ ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन इससे कहानियां तो उसी की बनती है जो श्रेष्ठ होता है। तो इन किस्से कहानियों से ये जरूर पता चलता है कि कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण की 8 रानियों में से जामवंती के गर्भ से जन्मे सांब रूपवान थे। अपने रूप पर उन्हें गर्व भी था।
पुष्करणी में जल क्रीड़ा कर रही थी। शाम को समक्ष देख उन्हें लगा साक्षात श्री कृष्ण आ गए। शाम में कृष्ण छाया देख सुध बुध बिसराकर गोपियां शाम से निपट गई। तभी वहां पहुंचे कृष्ण। शाम को गोपियों के आलिंगन में देख क्रोध से भाग उठे। अरे नराधम क्लीब, तू वहां बाकी है। मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस रूप के अहंकार में तू डूबा है, तेरा वो रूप नष्ट हो जाए। तेरे रूपमान अंग पुष्ट से आ जाए। पिता के शाप से शाम को कृष्ण हो गया। नारद के प्रति हुए अपमान का उन्हें आभास हुआ। वे नारद के पास पहुंचे। नारद ने वहां उन्हें पत्थर की बनी सूर्यदेव की मूर्ति मिली। इस रोशनी और आवाज का साथ कोणार्क सन टेम्पल ने अपनी हजारों साल पुरानी कहानी हमारे दिल तक पहुंचा दी। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और इतिहास को महसूस करने का एक अद्भुत अनुभव है। ओडिशा के जन्मांशी कथा इतिहास काल से कोई सरोकार निर्माण में कितना समय लगेगा, कितने कारीगर काम करेंगे, कितना वक्त व्यय होगा, सारा हिसाब लगाया जा चुका था। भगवान हरिचंद्रन आने गए की देखभाल कर रहे थे। पुरी से 19 मिनट पूर्व पवन तोला गंड नामक पुष्करणी को पार कर मंदिर बनाने का फैसला ले लिया गया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों से चुन चुन कर कारीगर बुलाए गए। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर लाए जाने लगे। चित्रकोंडा, माकंडा, ब्रिगेड, श्वेत, श्याम, इस किस्म के पत्थर और नील रंग का ग्रेनाइट लाया गया नीलगिरी से। नवग्रह के लिए शिला आई 642 मन की। गंगे के ऊपर कलश स्थापना के लिए 56,000 मन का 25 फीट ऊंचा शिलाखंड जलमार्ग द्वारा 100 मील से। तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का जनेश्वर मंदिर। मूल रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जगन्नाथ। विमान लगभग चौकोर होता है। कोणार्क ठीक इसी में बना है। केंद्रीय मंदिर रत्न आकृति में बना है। सूरज के साथ हवा द्वारा खींचे जा रहे विमान और विमान दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और सातों दिनों के प्रतीक लेते साथ घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। पूर्व की ओर कुछ हटकर नाट्य मंदिर बना है। मोक्षशाला और नाट्य मंदिर के बीच में अरुण स्तंभ था। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व सूर्य शक्ति छाया देवी का मंदिर है। दक्षिण पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने 2 अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य मंदिरों को घेरे प्राचीन बनी है। मुख्यशाला के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 भाग बने हैं। हर भाग में से दोनों पूर्व कारीगरी से बने खंडे हैं। अगर आप उड़ीसा आए हो तो इस लाइट एंड साउंड शो को जरूर देखिए। को गौर से देखें तो वो केंद्र से एक आकार होता नजर आता है। मानो कोई ताकत उसे अपने में लीन कर लेना चाहती है। इसके शिल्प की खासियत यही है कि ये अपनी विशालता और भारीपन के बावजूद ऊपर की ओर उठता गतिमान मुगल बादशाह अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में लिखा है, जहाँ एक तरफ सूर्य को खंडित करता है, वहीं
की संख्या का अंग है। ये डालियाँ बिना फूलों वाली हो तो सादा डाली, फूलों वाली हो तो गेंदा डाली, पक्षी बैठे हो तो हंसा डाली। अगर डालियाँ आपस में होती गोलाकार रूप लिए हो तो फांसी लगा के नाम से पुकारी जाती है। कोणार्क के पहिए और चक्र की सजाने में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उड़ीसा में जिसमें मानव आकृति नदियों का सारा जो नदी दिखाई गई। साथ ही जो मानव जिसे मंदिर के ऊपर ही से जाता है। उड़ीसा के मंदिरों की एक सज्जा सिर्फ पक्षा ही रह गया कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई अच्छा अब देखो साफ है जैसे चक्र और कोणार्क सूर्य मंदिर भी है और विजय प्रतीक है। कोणार्क के शिल्प में जहाँ एक तरफ बुद्ध के दृश्य में वही ताकत से भरपूर घोड़े स्वयं सूर्य। अगर आप हिस्ट्री, कल्चर और ब्यूटी को एक साथ देखना चाहते हो तो कोणार्क आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। और जरूर एक बार जीवन में ये कोणार्क सन टेम्पल आइए और जानिए। जब से मैंने होश संभाला तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रही। आपकी शिल्पकला के बारे में सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज। आखिर में आशीष का हाथ रख दीजिएगा। हमने कभी नहीं देखे थे। मैं वो वाली बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से ठीक है बुआ जी है ना। जानकारी के लिए पिता, मैं आपका पुत्र हूँ भरद्वाज। भी 12 वर्ष के युवक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का अवसर था। वही एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की कहानी थी। क्षत्रियों के दल ने बातें शुरू हो गई। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी। हमारी कला, हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्म की माननी पड़ी। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। देखते देखते चमत्कार का नदी में चलान लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। से अपार जल समूह समारोह में खरीदारी के लिए पहुंचा। नृत्य, नाट्य, गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह 13वीं शताब्दी के अंत में कोणार्क सन टेम्पल हमें याद दिलाता है कि हमारा संस्कृति कितना महान है। एक बियाबान जंगल में दब गया। इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पद्म क्षेत्र देवला कर्मावली के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई नीति से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की। परिणाम स्वरूप सूर्यदेव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये बात कब लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता।
कोणार्क में घूमते गाइड आपको अक्सर बताएंगे कि इसके ध्वंस की वजह और कुछ नहीं बल्कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की कारस्तानी थी। प्रचलित है कि नौशाला के ऊपर एक विशाल चुंबक स्थापित था, जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली था। कोणार्क मंदिर का ये अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। कोलंबस जैसे महान नाविक को ये बला कैसे रास आता, तो उसने इसे उखाड़ फेंका। कहते हैं कि चुंबक के हटते ही वो विशाला चंद्र आके गिर गई। हमने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टिर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखाचित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी सूर्यदेव की इस पवित्र भूमि पर अक्सर मन को शांति और शक्ति दोनों मिलती है। कोणार्क सच में अद्भुत है। इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है, जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है। इस खूबसूरत अनुभव के साथ हम आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। अगला ब्लॉग और भी नए सफर के साथ आएगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का स्पेशल ब्लॉग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो बीबी मनोरंजन चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय खाटू श्याम।